नमस्कार, सैनपर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर था पिछले 4 दिनों से, उसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। और इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं पूर्व एमएलए उधमपुर के मनकोटिया साहब हैं। आपका स्वागत है मनकोटिया साहब। थैंक यू, धन्यवाद। मनकोटिया साहब, ये बताएं कि जैसे आप भी गए थे वहाँ पे, डीलिमिटेशन कमीशन जो आया था यहाँ पे, तो जैसे आपने एंटर किया, कैसा लगा था आपको उधर? देखिए, उसमें ऐसा महसूस होता था कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन की टीम और पब्लिक का जो आपस में तालमेल, ऐसा महसूस होता था कि हम वाइसराय के ऑफिस में गए हैं और यहाँ कोई लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हैं और जनता हिंदुस्तान की जनता 47 से पहले वाली जनता है। कि इस तरीके से उनका एटीट्यूड जो था कि मतलब इवन के हमने जो देखा कि वहाँ इतने सीनियर लीडर्स थे, इतने सीनियर सिटीज़न बुज़ुर्ग लोग गए थे, तो बैठने तक की जगह उनके लिए नहीं थी। और वैसे अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल उनको ही मैसेज तो ऑल ऑफ सडन तो लोग गए नहीं, लोगों ने प्रॉपर अपने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से टाइम लिया और टाइम उनके तक कन्वे हुआ कि फॉर एग्जांपल उनको 100 या 150 डेलीगेशन उनको डील करने थे, या तो पहले मना कर देते। अगर उनको लगा कि ये डेलीगेशन ज़्यादा हैं और समय कम है तो समय बढ़ा लेते। दूसरे दिन तो सिर्फ 1 घंटे के लिए डीसीज को मिलना था 9 से 10, उसमें 2-3 घंटे देते थे और पूरा दिन शाम को यहाँ से गए हैं, वो पूरा दिन यहाँ पे बैठे रहे वो। तो उससे ये महसूस होता है कि डेलीगेशन कोई ज़्यादा सीरियस नहीं था, वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करने आए थे। और जो उनको दिशा निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे कि आपको जाना है, सुनना है और वापस आना है, मुझे लगता है बस इतना ही था। अगर उनके अंदर वो भावना होती कि उन्होंने लोगों की बात को गौर से सुनना है और उसके ऊपर कार्रवाई करनी है और लोगों की बात सुनने के बाद ही अपनी रिकमेंडेशन देनी है, तो फिर तरीक़ाकार अलग होता है। और जो तरीक़ाकार था वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसे ये लगा कि जस्ट एक लीपापोती हुई है, फॉर्मेलिटी की है। मोटी साहब, बताएं कि आप भी पूर्व एमएलए रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उधमपुर से हैं आप ख़ास करके, तो आप क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं आपकी, क्या जम्मू को हक़ मिलेगा इससे? देखिए, इसमें जैसे कि हमने जो अपनी तरफ से ये बात रखी, हमने नहीं रखी। हमने जब एमएलए बने थे 2002 में, अगर शायद आपको याद होगा, उस टाइम पंडित मंगतराम शर्मा जी के साथ हमारी बहुत बड़ी तकरार हुई थी असेंबली के अंदर। वो यही इशू था कि हमने उस टाइम, चूँकि उस टाइम हमारी पार्टी भी सरकार का हिस्सा थी और हमने एज ए प्राइवेट मेंबर हमने बिल दिया था कि जो 24 सीटें पीओके में, हमारी पीओके की सीटें असेंबली में खाली रखी होती हैं, उसमें से 8 सीटें, कम से कम 8 सीटें निकाल के यहाँ जो 47 में पीओके के लोग यहाँ पे आ गए उनको दे दी जाए, ताकि जो वो अपना नुमाइंदा, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें और अपनी नुमाइंदगी वो असेंबली के अंदर कर सके। तो हमने उस टाइम बिल इंट्रोड्यूस किया था। तो हमारी तकरार ये हुई थी उस समय के डिप्टी सीएम के, आप सरकार का हिस्सा और आप ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और हमने उस समय, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस समय भी हमने स्टैंड लिया था। और जब ये डेलीगेशन आया तब भी हमने ये स्टैंड रखा था कि 24 में से एटलीस्ट 8 सीटें, 7 या 8 सीटें कम से कम अगर आप उन लोगों को देंगे जो 47 से यहाँ पे आए हैं, उनके लिए आपने रिजर्व रखी है। जब तक सेटल होगा इशू, तो बाकी बची तो सेटल जब होगा पाकिस्तान पीओके के साथ हमारा, तो उस टाइम बाकी वालों को हम नुमाइंदगी देंगे, लेकिन जो जहाँ पे बैठे हैं उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो 8 सीटें मिलने से एक तो बैलेंस ठीक हो जाएगा। और मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता कि कश्मीर की सीटें कम की जाएँ और जम्मू की बढ़ाई जाए। मैं इसके ऊपर हमने उनसे भी चर्चा नहीं की है और यहाँ चैनल में भी चर्चा नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कमीशन आया है, ये कमीशन ईमानदारी से काम करे। क्योंकि जब भी आपको हदबंदी करनी है किसी विधानसभा, किसी स्टेट के विधानसभा क्षेत्रों की, तो उसमें पैरामीटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि बलवंत ने कहा कि ये बना दो, वर्मा जी ने कहा ये बना दो, कुलदीप जी ने कहा ये बना दो, तो ऐसा तो नहीं है ना। वहाँ पे एक पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स में आपका टोपोग्राफी देखी जाती है, उस एरिया का वहाँ का जोग्राफिकल एरिया देखा जाता है, वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशंस देखी जाती हैं, वो रोड कनेक्टिविटी या दूसरी डेवलपमेंटल फैसिलिटी क्या है उस एरिया में, वो देखी जाती हैं, पॉपुलेशन देखी जाती है। अगर वो पैरामीटर्स देख के अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बराबर क्या जम्मू की सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जहाँ जोग्राफिकल एरिया कश्मीर से दूना है, यहाँ अगर इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, आर्थिक स्थिति लोगों की देखें तो कश्मीर से ज़्यादा बदतर है। तो उन सब चीज़ों पर अगर आप जाएँगे तो डेफिनेटली बढ़ती हैं। तो मैं इसलिए हमने उनको कम ज़्यादा करने की आज भी नहीं बात करेंगे। हम कहेंगे कि ईमानदारी से जो बनता है, अगर आपको लगा कि गुरेज के अंदर वहाँ टोपोग्राफी ऐसी है, जोग्राफिकल एरिया ऐसा है, इकोनॉमिकल कंडीशंस लोगों की ऐसी हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी या डेवलपमेंटल चीज़ें नहीं हैं, तो आपने 14,000 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी।
तो इसी तरीके से हमारे बहुत से एरिया है। अगर आप उधमपुर के डूडू बसंतगढ़ पंचारी या लाठी दूना की तरफ जाएँ, अगर आप कठुआ के बनी बसोली मलाड़ की तरफ जाएँ, अगर आप पुंछ रजौरी के एरियाज़ में जाएँ, अगर आप किश्तवाड़ डोडा रामबन के एरियाज़ में जाएँ, अगर आप रियासी के गोल गुलाब माहौर जैसे एरिया में जाएँ, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वहाँ के लोग किन परिस्थितियों में रहते हैं। बिजली की आज की डेट में लोग बिजली से महरूम हैं। आज की डेट में लोगों को पानी की सुविधा नहीं है। ये तो पहाड़ी क्षेत्र की बात करें। कंडी के एरिया में आ जाएँ, बॉर्डर के एरिया में आ जाएँ, क्या लोग कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बॉर्डर एरिया में। तो पता ही नहीं होता कि घर से बाहर निकलेंगे, बाहर से गोली लगेगी तो दरवाज़ा बाहर निकल के जाएंगे, अंदर वापस जिंदा आएगी कि नहीं, वो किस स्थिति में लोग रहते हैं। तो इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और इनको अगर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो तभी डेवलपमेंट हो सकती है हमारी। आपको क्या लगता है कि उधमपुर की अगर हम बात करें तो उधमपुर के लिए क्या बात की आपने, वहाँ पे कितनी सीटें वहाँ पे बढ़नी चाहिए? कुछ काफ़ी बड़ा एरिया है उधमपुर भी। देखिए, हमने एज ए जनरल बात की है कि हमने कहा कि गुरेज की तरज पे पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी चाहिए, पूरे जम्मू प्रोविंस में बननी चाहिए जहाँ जहाँ इस तरीके की है। लेकिन उधमपुर का पर्टिकुलर भी हमने डिस्कस किया है कि वहाँ पंचारी लांदर बमाग एरिया है, वो काफ़ी महरूम रहा है। और पंचारी लांदर बमाग मैंने 3 नाम लिए और ये एक छोटा सा एरिया है। और तीनों ये नाम जो हैं, एक रियासी विधानसभा क्षेत्र का एरिया आता है, एक चनैनी का आता है, एक उधमपुर का आता है। तो इस एरिया को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट में आज तक बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। इस तरीके से घोडी के डेपुटेशंस आए थे कि वहाँ घोडी एरिया को विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहिए। इसी तरीके से मजालता के लोगों के आए थे कि मजालता को बनाना चाहिए। तो हमने भी उनका समर्थन किया है। लेकिन ये तो कहना एक अलग बात है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमने 7 सीटें बढ़ानी हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम 7 सीटें बढ़ाएं, तो वो तो टोटल लॉलीपॉप था ना। 7 सीटें उन्होंने क्या बढ़ानी है? वो तो 2005 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा गया है। वो तो इनका कोई रोल नहीं है ना 7 सीटें बढ़ाने में। वो तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2005 में, जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, तो उस टाइम कहा गया कि आप जो 4 सीटें ले और कारगिल वैली निकालेंगे वो यहाँ दे देंगे, 3 और बढ़ाएंगे। तो अभी 83 हैं तो 7 इसमें करके टोटल 90 करेंगे। तो ये भी 90 की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इनका जो काम था, इनको हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, जो इनको हमने कहा कि आप अगर एसी रूम में और आके 5 सितारा होटल में बैठ के हमारे उन दूर दराज में रहने वाले लोगों के बच्चों का, उनके मुकद्दर का फैसला करोगे, तो ये इनजस्टिस होगा उनके साथ। आप एटलीस्ट आप खुद नहीं जा सकते, आपका बड़ा कमीशन है, बड़े लोग हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक सब कमेटी बनाएं और वो सब कमेटी एटलीस्ट ब्लॉक लेवल पे जाए, वहाँ पे जाके देखे अगर बलवंत आया या दूसरी पार्टी का लीडर आया, तीसरी का आया, तो वो तो खुद देख रहा है कि उसको कौन सा एरिया सूट करता है, कहाँ से ज़्यादा वोट पड़ने हैं। उसको तो ये थोड़ी है कि कौन सा एरिया कहाँ दूर है या नज़दीक इसके है। उसको तो अपनी एडजस्टमेंट कर रही हैं, लोगों की एडजस्टमेंट नहीं है। लोगों की एडजस्टमेंट तभी होगी जब भी आप, ये जो कमीशन है इसकी टीम जो है ब्लॉक स्तर पे जाएगी और फिर लोगों को देखेगी, फिर खुद देखेगी कि क्या वाकई ये वाली पंचायत इस एरिया में जोड़ने से इनको बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। फिर लोग क्या कहेंगे कि हमें वहाँ जाने से बेनिफिट है या नुकसान है, तभी जाके जस्टिस हो पाएगा। और तभी हम कहेंगे कि चाहे 7 ही सीटें बढ़ाएंगे आप, लेकिन जितनी भी सीटें बढ़ाएंगे और जिससे जो भी रीएडजस्टमेंट बाउंड्रीज़ की करेंगे पुरानी में, तो इंसाफ तभी हो जाएगा जब तक आपकी टीम ब्लॉक लेवल पे जाके खुद देखेगी नहीं और लोगों से मिलेगी नहीं, तब तक नहीं हो सकता। ये 5 स्टार होटल में इसी कमरों में बैठ के लोगों का मुकद्दर का फैसला नहीं हो सकता और डिलिमिटेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है। जैसे 90 सीटों की बात कर रहे हैं, 7 सीटें जैसे आपने कहा कि 4 सीटें तो कम हो गई हैं, लेगी तो 7 बढ़ाएंगे, तो फिर क्या आपको लगता है कि ये कोई प्री प्लान है, कुछ ऐसा मसला है कुछ? नहीं, देखिए, ये तो मैंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तो कहा है 7 सीटें बढ़ाने का, तो ये तो उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। यहाँ पर नया कोई लॉलीपॉप देंगे कि हम ज़्यादा सीटें बढ़ाएंगे या 90 से ज़्यादा तो कभी बढ़ानी है, तो फिर आपको दोबारा पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, दोबारा आपको कानून बदलना पड़ेगा। आप घर बैठे तो बढ़ा नहीं सकते। इसमें सिर्फ गुंजाइश ये है कि अगर पीओके की जो 24 हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें ये कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रही बात इसमें दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये था कि हमने इनको ये कहा कि अगर आप 2011 के सेंसस के ऊपर ये अगर डिलिमिटेशन करते हो, हदबंदी करते हो, तो तब भी इंसाफ जम्मू को नहीं मिल सकता। क्योंकि हमारी बात नहीं है, ये इवन बीजेपी के लोग ही असेंबली के अंदर जब अपोजिशन की भूमिका में थे, तो यही कहते थे कि 2011 का सेंसस जो है ये फर्स्ट है, ये मैनिपुलेटेड है, ये पूरे तरीके से सही तरीके से हुआ नहीं है, इसमें कश्मीर की पॉपुलेशन जानबूझ के ज़्यादा दिखाई है। तो अगर ये खुद कहते हैं और इसमें काफ़ी हद तक रियलिटी भी है। अगर 2002 की अगर हम देखें कि 2002 का जब हमने पहली
पहला इलेक्शन लड़के हम जीत के आए तो उस टाइम की अगर हम देखें तो उस टाइम लगभग 2.5 लाख वोटर जो है वो जम्मू का कश्मीर से ज़्यादा था। लेकिन 2011 में वही 15 लाख पॉपुलेशन ज़्यादा कैसे हो सकती है? जब वोटर ज़्यादा है इट मीन पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसा थोड़ी है कि वोटर 2.5 लाख जम्मू का ज़्यादा है और 15 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, वो कैसे हो सकता है? तो इसमें फर्स्ट हुआ था और इसमें मैनिपुलेशन हुई थी, तो ये खुद भी लोग बोलते थे और रियलिटी भी थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2011 का सेंसस प्रॉपर हुआ नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े बताए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब 2021 तो हो गया है, अब 2-4-5 साल इंतज़ार करना नहीं है। हमने कहा कि अगर इलेक्शन आप 6 महीने में कराना चाहते हो तो साल के बाद करवाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन कम से कम 21 का सेंसस आ जाए, उसमें जो रियलिटी है उसको भी मद्देनज़र रख के हदबंदी होनी चाहिए। मुरोटी साहब, आपने नेशनल पैंथर पार्टी में थे, आप वहाँ पे आपने रिज़ाइन दिया, तो क्या आप आने वाले दिनों में कोई बीजेपी वगैरह या कोई और पार्टी ज्वाइन करने के मूड में हैं? देखिए लगभग ये 5 महीने पहले फैसला हुआ था, बात पुरानी भी हो गई है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगा आप एज ए इंडिपेंडेंट की भूमिका निभा रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। फ़िलहाल उसी भूमिका में चल रहे हैं हम। जी। कल का बयान है डॉक्टर फारूक साहब का कि जम्मू में कुछ नीति है उनकी, कश्मीर में कुछ है, तो क्या कहेंगे आप? क्या अलग अलग मेमोरेंडम दिए उन्होंने, जैसे डीलिमिटेशन कमेटी आई थी, तो क्या कहेंगे उसमें आप? देखिए यही तो वजह है कि जम्मू के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस इसलिए करते हैं, इसीलिए कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर आज तक जम्मू का भरोसा नहीं बन पाया कि कश्मीर में जाके वो हमारे खिलाफ बात करते हैं और जम्मू में आके हमारे सिर पे हाथ फेरते हैं। तो यही एक वजह है कि और सिर पे हाथ नहीं फेरा बल्कि 70 वर्षों में जम्मू को मिला कुछ नहीं। तो यही वजह है कि जम्मू के लोग कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल लीडर्स से ज़्यादा खफा हैं, तंग हैं। इवन दिल्ली से भी हैं लेकिन कश्मीर बेस्ड से ज़्यादा खफा हैं, क्योंकि वो हमेशा दोगली बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं और दोबारा से उन्होंने कोई नई बात तो की नहीं है। वो अक्सर पिछले 70 वर्षों से करते आए हैं, इसलिए जम्मू के लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। आप ये बताएं कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती जो यहाँ पे चीफ है उनकी, वो आए हुए हैं यहाँ पे पिछले 3 दिन से, तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने बायकॉट किया था डीलिमिटेशन कमेटी को, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए इसमें देखिए अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम खुद मैं स्टेटमेंट दूँगा उन्होंने क्यों किया, किन हालात में किया, उनको करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, वो तो उस पार्टी का इंडिविजुअल मैटर है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि बाईकाट करने का मतलब होता है कि आप किसी को सेफ पैसेज देना। असेंबली के अंदर बाईकाट करने का मतलब है कि सरकार कोई ऐसा कानून ला रही है जो लोगों के हित में नहीं है और आप बाईकाट करते हैं, तो आप इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपोजिशन में और बाईकाट करते हैं और सरकार से मिल के बाईकाट करते हैं। क्योंकि आपने कहा था हमने तो बहुत प्रोटेस्ट किया जनाब, हम तो बाईकाट कर गए थे और सरकार को सेफ पैसेज मिल गया वो कानून पास करने का। तो जब आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, या वैसे रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, तो तब आपको फ़ाइट करनी चाहिए हर बात की, क्योंकि बात तो टेबल पे होनी है। कोई भी बात आप जब आप आज बाईकाट किया, दोबारा कमीशन आएगा, दोबारा उनसे बात करनी है तो टेबल पे होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप छोटे तलवारें और बंदूकें लेके जाएंगे और फाइट करेंगे और फिर अपना हक लेंगे। वो तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही लिया जाता है। अगर आपको कोई ग्रीवियंसेस है तो उस ग्रीवियंसेस को भी वहाँ पे रखना चाहिए। लेकिन अगर आप बाईकाट करते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत कुछ टाइम के लिए आती भी है कि बाईकाट करने की ज़रूरत भी महसूस होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बाईकाट करना भी है, आप उसको प्रेजेंट करके अपनी बात करके फिर बाईकाट करो कि हमने आपका ये जो हमें पसंद नहीं आया बाईकाट किया है, लेकिन आपने बात रखी नहीं है, अपना लोगों का केस प्लीड किया ही नहीं। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो आपने दिल से किया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरा ये भी हो सकता है सरकार के साथ मिली वक्त है और सरकार को सेफ पैसे दे दिया कि आपने जो करना है करो, हमने बाईकाट कर दिया है। जी, मुरोटी साहब, बातें तो बड़ी सारी है, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा? देखिए कोई चीज़ असंभव तो दुनिया में होती नहीं है। इवन कि हम तो कहेंगे जम्मू का चीफ मिनिस्टर तो बना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना है। जम्मू का जब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं तो वो जम्मू के हैं, भद्रवाह जम्मू खित्ते का एरिया है। लेकिन उसमें बदकिस्मती हमारी ये रही कि उनको बना भी, हमने जश्न भी मनाया, हमने सेलिब्रेट भी किया उसको, बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट भी किया, अगर आपने उस समय देखा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट उसमें ये रहा कि जब वो कश्मीर में गए तो उन्होंने कहा मैं जम्मू से नहीं हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। मेरे जो मदर हैं या मेरे फोर फादर हैं वो तो उन्होंने कहा कश्मीरी हैं। तो उसका हमें दुख हुआ कि हम तो सेलिब्रेट कर रहे थे कि ये जम्मू के हैं और जम्मू का मुख्यमंत्री पहली बार बना, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों को खुश करने के लिए कश्मीर में जब ये कहा कि मैं बेसिकली मैं कश्मीर का हूँ, तो फिर हमने भी अपने खाते में नहीं रखा कि जम्मू का कोई। कई बार हम बोलते हैं कि जम्मू का मुख्यमंत्री कभी नहीं बना, लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं बना है, आज़ाद साहब बने हैं
और उसमें हमारा भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब उस समय हम भी असेंबली में थे तो हमारा रोल रहा है। लेकिन जब उन्होंने असेंबली में कश्मीर में जाके इनकार कर दिया कि मैं जम्मू का हूँ ही नहीं, मेरे फादर कश्मीर से हैं, तो फिर हमें भी लगा कि हम लोग खामखा सेलिब्रेशन कर ली कि जम्मू के खाते में इनको डाल लिया। तो इसलिए जम्मू का मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी पार्टी सरकार में, बीजेपी आज सरकार में है, बीजेपी पावर में है, तो विल अगर उनकी लीडरशिप के अंदर विल होगी तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। और जम्मू का मुख्यमंत्री बनना कोई, मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ विल की बात है। और थोड़ा सा जम्मू की टीम, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको भी इसमें थोड़ा सा एक दूसरे का सहयोग करने की ज़रूरत है। जी।